हेलो एवरीवन। सो अगर हम 72nd बीपीएससी की बात करें तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो है बिहार स्पेशल। देखो, यूपीएससी का पेपर टफ था तो सीधी सी बात है यूपीएससी में कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, दैट्स वन थिंग। बट पेपर टफ होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जो अपने आप को अज्यूम कर रहे थे इस प्रिपरेशन साइकिल में, उनको अब लग रहा है कि अभी हमें कुछ और भी करना चाहिए, तो वो बीपीएससी का अटेम्प्ट भी देंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब वो बाकी सब चीजें अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे, लेकिन ये एक सेक्शन है जहां पे जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके पास में एज है, ठीक है। और वो एज कब होगा, जब आपने इस चीज को पढ़ा है। तो ये सीरीज में हम पूरा बिहार स्पेशल कवर करेंगे। बिहार स्पेशल का वेटेज लगभग 20% है। क्या क्या है बिहार स्पेशल में, तो बिहार स्पेशल में बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमी के लिए आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट कवर करना है। ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे ये दोनों चीजें कवर करवाऊंगा। आपका वेडनेसडे को है वो आपका पूरा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आ जाएगा, और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद में बिहार बजट का वीडियो आ जाएगा। कंप्लीट 607 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, जो कि मैं हर एक पेज जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से जितना भी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपको पढ़ना है। लगभग 3 घंटे का ये वीडियो होगा, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपका टेक्निकली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर दैट, ठीक है। वो बात हुई। अब आज हम क्या कवर करने वाले हैं, तो ये वाला जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ये आपके वहां पे ऐड हो चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो को प्ले करके एक बार सुनना है। एक बार सुनने के बाद में आपको करना क्या है, हर दिन सुबह पहले ये सेट है ये अटेम्प्ट करना है। कुछ उसके बाद उसका नोट्स बनाना, कुछ नहीं, रिवाइज करना, कुछ भी मत करना। लगातार इसको 4 से 5 दिन है, सिर्फ सुबह पहले उठते ही ये क्विज अटेम्प्ट करो। इसको इस वे में डिजाइन किया गया है कि आपको हर चीज अपने आप याद हो जाएगी अगर आप इसको 4 से 5 दिन लगातार कंटिन्यू कर लोगे तो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल से अलग कब किया गया था, तो अगर हम बात करें बंगाल से अलग करने की तो वो है 22 मार्च 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट were Bihar and Odisha separated into 2 distinct provinces। तो ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और बेसिकली 1 अप्रैल 1936 से दोनों अलग अलग है, वो सेपरेट प्रोविंसेस के तौर पे एग्जिस्ट करना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, किसकी बर्थ है, हाँ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो सदर्न पार्ट है वो अलग किया गया था, यानी कि झारखंड बनाया गया था, तो वो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी है, उनके ऊपर ही ये डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार का जो विधानसभा है उसका करंट स्ट्रेंथ कितना है। तो देखो, ये बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी आसान लग रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो 243 सीट है। यहाँ पे 4-5 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक साथ ही देख लेते हैं। 243 है। अगर मैं बात करूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो 75 है। अगर मैं बात करूं बिहार का लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, 40 है। अगर मैं बात करूं बिहार का राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, 16 है। अगर मैं बात करूं बिहार की जो असेंबली है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की कितनी सीट रिजर्व्ड है, 38 सीट है। अगर मैं बात करूं बिहार की शेड्यूल्ड ट्राइब की कितनी सीट रिजर्व्ड है, तो 2 सीट है वो रिजर्व्ड है। ये बिल्कुल बेसिक वाले फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहले भी पूछे जा चुके हैं, फिर वापस भी पूछे जा चुके हैं। अगर आप टेक्निकली ये पॉलिटी के 6-7 क्विज ये करके और पीवाईक्यू ऑलरेडी आपके एडेड है ये कर लेते हो तो आपने मेजरली बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी पॉलिटी के फैक्ट्स थे वो सब कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है वो ऑफिस ऑफ गवर्नर के सेटअप की बात करता है, तो आर्टिकल 153 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब सीधी बड़ा बेसिक सा पॉलिटी का क्वेश्चन है कि जो नॉमिनल हेड है स्टेट के कौन होते हैं, तो नॉमिनल हेड है वो गवर्नर होते हैं। रियल जो हेड है, रियल पावर है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दैट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर है उसका नॉमिनल हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 व्हेन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखो एक छोटी चीज, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बट ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। जब भी हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन से रिलेटेड अगर कुछ भी मैटर होगा तो उस केस में इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नर to reserve a bill for the presidential consideration. Next question है, which article grant the governor
द पावर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। देखो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक सिंपल सेंस में अगर हम सेंट्रल लेवल पे ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो आर्टिकल 123 है, और अगर हम गवर्नर के केस की बात करेंगे तो आर्टिकल 213 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक एकेडमिक रोल डज द गवर्नर ऑफ बिहार होल्ड। देखो गवर्नर्स के साथ में एक पॉइंट ध्यान में रखो, केरला के केस में इसमें कंट्रोवर्सी भी हुआ था। गवर्नर है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में चांसलर होते हैं, और वाइस चांसलर के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जिस स्टेट में मतलब सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग है, तो उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इसमें चीफ मिनिस्टर का रोल होना चाहिए। ये पूरा कंट्रोवर्सी था जिसकी वजह से ये इश्यू भी न्यूज में था। तो वो चांसलर होते हैं गवर्नर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। देखो जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे पहले आप उसको ये जरूर पढ़ेंगे कि वो कब की बात कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार के मल्टीपल आंसर बनेंगे। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद में, तो उसके केस में दौलत राम जी हैं, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, अब टेक्निकली ये क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमाएं तो हम पहले के केस में प्रीमियर यूज होता था, जो टर्म है ना वो पहले के केस में होता था। तो हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद में पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो भी एस.के. सिंह है ना, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द पटना हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। अब देखो अगर पटना हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया करंटली मेंटेन ए बाइकैमरियल लेजिस्लेचर। तो अगर मैं बात करूं तो कितने स्टेट का बाइकैमरियल लेजिस्लेचर है? अभी 6 स्टेट हैं उनमें बाइकैमरियल लेजिस्लेचर है, बिहार उनमें से एक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करंट मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ बिहार विधान परिषद। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, चारों की बात कर चुके हैं। मतलब विधान परिषद में कितना है, विधानसभा में कितना है, और बिहार का लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है और राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है। बिहार की जो असेंबली है उसमें सीट रिजर्वेशन की बात भी हम कर चुके हैं, एससी और एसटी का। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल पहले कहाँ एक्सक्लूसिवली इंट्रोड्यूस होगा। तो सीधी सी बात है, मनी बिल वाला जो पार्ट है वो पॉपुलर हाउस में होता है। पॉपुलर हाउस मतलब हम बात करें विधानसभा की। नेक्स्ट है, मैक्सिमम टाइम विधानसभा विधान परिषद है वो मनी बिल को कितने दिन तक डिले कर सकती है। तो क्योंकि उसके पास में डायरेक्ट पावर नहीं है तो वो बेसिकली उसको सिर्फ डिले ही कर सकती है, और वो भी 14 डेज में विद और विदाउट रिकमेंडेशन उनको वापस भेजना ही पड़ेगा। तो इतना ही इनका रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड द पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट एंड अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे। आर्टिकल जस्ट अ सेकेंड, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170 और आर्टिकल 171। 169 बात करता है कि क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी सेकंड हाउस की हम बात कर रहे हैं। कितने जगह पे सेकंड हाउस है? अभी 6 स्टेट में है। ठीक है, उसमें बिहार एक स्टेट है ऐसा। ठीक है, ओके। 170 है वो बात करता है कि स्ट्रेंथ हाउस का कितना होगा। सिमिलरली 170 और 170 एंड 171 है, ये बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन बिहार कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो पॉपुलर हाउस मतलब विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज विधानसभा के लिए कितना होता है। तो देखो 4-5 एज है। वोटिंग एज कितना है? एज वाले से बहुत बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। तो देखो सबसे पहले वोटिंग का एज कितना है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर लोकल जो बॉडीज हैं यूएलबी और पीआरआई, इसमें इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कितना मिनिमम एज है। फिर अगर हम बात करें कि लोकसभा या फिर जो विधानसभा है उसके लिए कितना है, राज्यसभा यानी अपर हाउस के लिए कितना है, प्रेसिडेंट के लिए एज कितना है, और गवर्नर के लिए एज कितना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, प्लीज इसको अच्छे से कवर कर लेना। कई बार सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसमें गड़बड़ कहाँ पे होता है? उसमें गड़बड़ ये होता है कि स्टूडेंट है वो बेवकूफी कर देते हैं, इस ट्रेंड को पहले से समझ के नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान में रख लेना। अच्छा, एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि 21 से जो 18 किया गया था वोटिंग एज है वो कौन से अमेंडमेंट से किया गया था। ठीक है, इसको आंसर इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ विधान परिषद रिटायर एवरी ईयर। तो यहाँ पे एक वो चीज देखो, एक छोटा सा चीज और मैं बता देता हूँ। ये तो 1/3 है बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज और है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई है, ठीक है, इसके लिए 3 टर्म है। एक तो अबोलिशन, एक क्रिएशन और एक डिसोल्यूशन। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये अपर हाउस की हम बात कर रहे हैं, अपर हाउस है
जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा कैन वी डिसोल्व राज्यसभा? नहीं, हम उसको डिसोल्व नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे हम डिसोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अगर हटाना होगा तो इसको कंप्लीटली ही हटा सकते हैं, और उसके लिए हमने बात की है आर्टिकल 169 की, वो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। ये चीज ध्यान में रख लेना। यहाँ पे एग्जामिनर एक छोटा सा ट्रैप इंट्रोड्यूस करेगा, अबोलिशन की जगह पे आपको एग्जामिनर बोल देगा डिसोल्यूशन, और फिर आपको बोल देगा कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इट कैन बी डिसोल्व्ड। तो डिसोल्यूशन और अबोलिशन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है हु सर्व एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो देखो यहाँ पे चेयरपर्सन है। अब इससे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट तो हो गए चेयरमैन साहब, और डेप्यूटी जो चेयरपर्सन है, डेप्यूटी वाइस चेयरपर्सन, वो रिसेंटली हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, वो 3rd टाइम बने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। पहली बात तो सेकंड टाइम जब वो थे, फिर उनका टर्म खत्म हो गया था, टर्म खत्म हो गया तो उनको नॉमिनेट कर दिया, प्रेसिडेंट साहिबा ने उनको नॉमिनेट कर दिया, और नॉमिनेशन के बाद में दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट तो चेयर हो गए, डेप्यूटी चेयर के लिए इलेक्शन हुए, और ये 3rd टाइम है वो डेप्यूटी चेयर बने। अब अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो 2 स्टेटमेंट में फंसा सकता है, ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेटमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द 3 टर्म्स फॉर डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, अभी बने हैं तो सीधी सी बात, अगर प्रोहिबिट करता तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कैसे बनते। दूसरा एक और ट्रैप क्या सेट कर सकता है कि नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट बी द डेप्यूटी चेयरपर्सन। अभी ये नॉमिनेटेड ही हैं इस टर्म में और ये बने हैं। एक और स्टेटमेंट यहां पे बन सकता है कि द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज नॉमिनेटेड। प्लीज रिमेंबर, नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड है। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रैप्स हैं जो आप फंस सकते हो। ठीक है, मेरा काम देखो, अगर मैं आपको सीधा सीधा फैक्ट बताऊंगा तो उससे क्या ही आपका फायदा होगा। अब मेरा काम है आपको फैक्ट और आपको ट्रैप दोनों समझाना। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी सीट इन, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और SC और SC दोनों के लिए कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर कौन थे ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा आफ्टर 1935 एक्ट। देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है, मतलब इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना। अच्छा, एक और चीज है, एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, इवन तो आपके टेस्ट में मैं ऐड करवा चुका हूं। जो 2 शेड्यूल्ड ट्राइब है, दो सीट है ना, वो कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए फिक्स सीट है, वो आपको एक बार कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस वाले की अगर हम बात करें तो डेविड सेफ्टोन है, जेम्स डेविड याद रख लो, जेम्स डेविड है, वो फर्स्ट गवर्नर थे प्री इंडिपेंडेंस वाले में, आफ्टर 1935 के इंप्लीमेंटेशन के कंटेक्स्ट में, अगर आपको याद रखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 161 है, वो एक्चुअली सेंट्रल लेवल पे 72 है, उसी का 161 है। सेंट्रल लेवल पे 72 क्या है? 72 है रिलेटेड टू पार्डन। तो यहाँ पे जो आपका गवर्नर के केस में हो जाएगा 161। अब पार्डन में भी वो पूरा बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब आप जब लक्ष्मीकांत रिवाइज करो उस टाइम पे रिवाइज कर लेना कि कौन सी पावर्स नहीं है प्रेसिडेंट गवर्नर के पास में, जो प्रेसिडेंट के पास में है पार्डन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ विधान परिषद। तो इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं और नॉमिनेशन भी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मैं बात करूं नॉमिनेशन की, तो नॉमिनेशन में स्टेट लेवल पे नॉमिनेशन के लिए कौन सा एक्स्ट्रा कैटेगरी है, मतलब जो मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पे अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट की बात करूं, तो पार्लियामेंट में नॉमिनेशन के लिए जो कैटेगरी है CATE, हाँ कैटेगरी है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कैटेगरी है स्टेट लेवल पे, वो एक्स्ट्रा कैटेगरी कौन सी है, इसको भी एक बार कवर कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब BPSC में नहीं आया हुआ, किसी और एग्जाम में आया हुआ है। विच आर्टिकल गवर्न द कंपोजिशन ऑफ विधानसभा। तो अगर हम बात करें विधानसभा की, देखो विधानसभा, विधान परिषद, दोनों के केस में आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। 170 है वो आपका विधानसभा है, और उससे आगे वाला दैट इज 171 है वो आपका विधान परिषद है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर रिप्रेजेंट द बिहार इन लोकसभा, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। राज्यसभा में कितने हैं वो भी कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद में फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे भोला पासवान जी हैं, वो पहले दलित चीफ मिनिस्टर थे। और गवर्नर कौन थे, बिहार के गवर्नर कौन थे जब पहली बार बिहार में इमरजेंसी लगाई गई थी 1968 में। तो ये वाला क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इमरजेंसी को भी रिसेंटली 50 साल पूरे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम पे जब बिहार में इमरजेंसी
अच्छी लगी थी। उस टाइम पे गवर्नर थे नित्यानंद कानूनगो जी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब आपके लिए होमवर्क है, पहले चीफ मिनिस्टर मतलब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के फिर आंसर करना उसको। इमरजेंसी बिहार में अभी तक 8 बार लग चुकी है ना। हाँ, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट है विच आर्टिकल गवर्न द कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद, ये भी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट प्रोविजन हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द बिहार। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेना, गवर्नर है वो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आंसर अगर आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हम बात कर रहे हैं थर्ड टीयर इंस्टीट्यूशंस की। थर्ड टीयर का मतलब क्या है, पंचायती राज और यूएलबी पीआरआई और यूएलबी बॉडीज की, है ना। इसके लिए 73rd था, इसके लिए 74th हो गया है। ठीक है, पंचायत के अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो राजस्थान के नागौर में बनाई गई थी। एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रख लेना, 3 टीयर का जो स्ट्रक्चर है वो बलवंत राय मेहता ने रिकमेंड किया था, बीआरएम। 3 कीवर्ड है तो 3 टीयर। अशोक मेहता है उन्होंने 2 टीयर की बात की थी, ये भी मतलब इसमें 2 कीवर्ड है तो 2 टीयर की बात कर लेना, है ना। और सिंघवी जो कमेटी है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, और एक राव जो कमेटी थी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। ये पीआरआई से रिलेटेड कुछ रिपीटेड थीम है जो जिस पे क्वेश्चन आता है। ओके, हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट से दिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कौन सा पार्ट ऐड किया गया था थ्रू 73rd। तो अगर हम 73rd से पार्ट की बात करें तो पार्ट 9 है और उसके बाद वाले से 9A की हम बात कर लेंगे। अगर हम बात करें 11th शेड्यूल में कितने आइटम्स के लिए पावर दी गई थी, सो 29 आइटम्स हैं। और अगर 12th वाले अर्बन वाले की बात करें तो अर्बन वाले में 18 आइटम्स हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 है वाज इनेक्टेड टू रिप्लेस विच प्रोविजन। अब ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये 2006 का था और इसको 20 साल हो गए, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटी है, अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट मैंने इस वाले से एक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन थे सब आपके क्विज में ऐड करवा दिए। एक बार उसको अटेम्प्ट करेंगे, 2 बार अटेम्प्ट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस कब को, किस एक्ट को रिप्लेस किया है, 1903 वाले एक्ट को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी एट विलेज लेवल। अगर हम 3 टीयर की बात करें तो देखो विलेज लेवल पे क्या होता है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है। अच्छा, एक और चीज है, एक पेसा करके एक्ट है। पेसा क्या है, दो एक्ट हैं, एक है पेसा, ये 1996 का है, मतलब पंचायत एक्सटेंशन के लिए शेड्यूल्ड एरिया में, और एक एफआरए एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये 2006 का एक्ट है। इसको 30 साल पूरे हुए हैं, यहां से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। इसको 20 साल पूरे हुए हैं, यहां से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। एफआरए पे और पेसा दोनों पे एक्चुअली रिसेंटली जो सीडीएस वाला एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था, इसके लिए भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ, और जो हमारा जो जुडिशियल रोल है, मतलब लोकल लेवल पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो हमारा बॉडी है वो ग्राम कचहरी होता है ना। ये आपके बिहार इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस है, जिसको मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, एक बार वहां से देखेंगे। नेक्स्ट है कि जो ग्राम पंचायत है उसके हेड कौन होते हैं, तो ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो मुखिया होते हैं। और अगर मैं बात करूं ग्राम कचहरी वाले के लिए, तो कचहरी के केस में हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं। सरपंच का अगर आपने स्टोरी सुनी होगी कि 5 लोग मिलके फिर है वो जो डिसीजन देते हैं उसको हम मानेंगे। पंच प्यारे का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एंशिएंट इंडिया में आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होता है, तो इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे यहाँ पे होता है पंचायत समिति, है ना। नेक्स्ट है पंचायत समिति है वो किस लेवल पे ऑपरेट करती है, अभी बेसिकली हमने बात की है ब्लॉक लेवल पे, जो बीडीओ का काम होता है वो ब्लॉक लेवल पे ही है। नेक्स्ट है कि पंचायत समिति के जो हेड हैं वो कौन होते हैं, पंचायत समिति के जो हेड होते हैं वो प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्स बॉडी कौन सी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखो अब 3rd लेवल पे हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो जेडपी यानी जिला परिषद की हम बात करते हैं। और जेडपी का हेड कौन होता है, तो जेडपी का जो हेड होता है दैट इज चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी इन पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम में अगर हम बात करें तो ग्राम सभा, देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है, ग्राम सभा का मतलब है जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि जो हमारा एफआरए है,
सॉरी पेसा है, पेसा में अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेना है, पेसा में कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेना है तो वो ग्राम सभा अप्रूवल देगी या फिर वो ग्राम पंचायत अप्रूवल देगी। और ये कौन से सेक्शन के थ्रू अप्रूवल होता है, ये आई थिंक सेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो रिसेंटली यूपीएससी का ही कोई एग्जाम था, सीएससी नहीं था, कुछ और ही एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इसके 30 साल पूरे हो रहे हैं तो क्वेश्चन आ सकता है, तो सेक्शन भी ध्यान में रख लेना, है ना। बाकी जो आपका क्विज है उसमें एक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं जिसके 10 साल पूरे हुए हैं, 20 साल पूरे हुए हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे मैं एक साथ ही कवर करवा दूंगा, उसको आप अटेम्प्ट कर लेना, हो जाएगा काम, पैनिक नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोजिशन ऑफ ग्राम सभा क्या होता है, अभी ही हमने कवर किया है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अंदर डिफरेंस है। ग्राम सभा बेसिकली ये सारा काम मैनेज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत का एनुअल बजट है उसको अप्रूवल करना, पंचायत है वो इलेक्टेड बॉडी हो गया, ग्राम सभा है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। देखो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है, एक बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब ग्राम सभा के मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो ऑल द पीपल रिसाइडिंग देयर, ऑल द पीपल रिसाइडिंग देयर नहीं है, क्योंकि आप ये समझो कोई रेंट पे भी रह रहा है तो वो उसका मेंबर नहीं हो जाएगा, वो रजिस्टर्ड वोटर ही उसके मेंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए इंप्लीमेंट किया था, तो सीधी सी बात है बिहार है यहाँ पे, है ना। और 50% जो रिजर्वेशन है वो कब दिया था, तो 2006 वाला जो कानून आया था उसके बाद में ही ये रिजर्वेशन देने का प्रोविजन है, तो 2006 ध्यान में रख लेना। और बिहार पंचायती राज एक्ट के थ्रू हाँ पीआरआई लेवल पे जो रिजर्वेशन है वो किस लेवल पे, मतलब क्या सिर्फ मेंबर्स के केस में रिजर्वेशन है या फिर चेयरमैनशिप के केस में भी, तो दोनों लेवल पे ये रिजर्वेशन का प्रोविजन लागू होता है, ये ध्यान में रख लेना। लॉजिकली हमें लगेगा यार सिर्फ मेंबरशिप लेवल पे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे चेयरपर्सन के केस पे भी रिजर्वेशन है 50%। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी, अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, 40 आर्टिकल 40 बनेगा उसका, है ना। नेक्स्ट है कि पंचायती राज से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कौन से में मेंशन्ड है, तो ये ध्यान में रख लेना 243 से 243O। कोरम कितना है ग्राम सभा की मीटिंग के लिए, तो देखो लोकसभा का कोरम होता है 1/10, यहाँ पे जो कोरम है दैट इज 120। 120 का मतलब है 1/20, यानी कि मिनिमम इतना तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, कोरम का मतलब होता है मिनिमम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है विच अथॉरिटी कंडक्ट द इलेक्शन, इलेक्शन देखो अगर हम बात करें तो एसईसी यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो 3rd टियर के इलेक्शन के कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। बट ये पूरा काम है ये बेसिकली अनाउंसमेंट और वो सब है, वो मतलब ध्यान में रख लेना। यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि इलेक्शन कमीशन वो सब करके, है ना, या फिर गवर्नमेंट करके, तो वो पूरा काम है एसईसी मैनेज करती है। नेक्स्ट है हाउ ऑफन आर पंचायती, अगेन 5 साल के केस में। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल 243 के जितने भी ABCDEFG हैं सब याद रख लेना, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, उसका एक ट्रिक भी है, वो चलो हम किसी और दिन उसको कवर करेंगे। 3rd टियर के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बता दिया था कि जिसमें 3 नाम है, यानी जिनको फादर ऑफ मतलब हम बोलते भी हैं यहाँ पे कि इन्होंने PRI सिस्टम के लिए पूरा जो रिकमेंडेशन दिया था, बलवंत राय मेहता। यहाँ पे 2 और चीजें ध्यान में रख लेना, इनका एक देखो हमने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था CDP, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं ये स्टार्ट किए थे। CDP है 1952 में स्टार्ट किया गया था और उसी के रिव्यू के कंटेक्स्ट में ये फिर ये रिकमेंडेशन आया था कि हमें लोकल लेवल पे कोई बॉडी बनानी पड़ेगी अगर हमें ये प्रोग्राम है इनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जुडिशियल विंग, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कचहरी है। देखो यहाँ पे न्याय पंचायत के केस में ध्यान में रख लेना, न्याय पंचायत का जो रिकमेंडेशन था दैट वाज गिवन बाय द जो अशोक मेहता कमेटी है उन्होंने, लेकिन फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये ध्यान में रख लेना। ग्राम कचहरी है उसको हेड कौन करेंगे, थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं। प्राइमरी फंक्शन अगेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स है किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई है, तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है बट पंचायती राज एक्ट है वो ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है विच टियर ऑफ PRI एक्ट एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब ये इसको थोड़ा सा और अच्छे से फ्रेम किया जाना चाहिए था, फॉर ए विलेज और एक ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो अगर हम बात करें तो कौन सी बॉडी है वो ये एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एट विलेज लेवल, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम है विलेज लेवल पे जो इंप्लीमेंट करने की हम बात करते हैं तो वो ग्राम सभा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस ऑफ प्रमुख इज एसोसिएटेड विद विच लेवल। तो देखो जो विलेज लेवल है वहां पे हम मुखिया टर्म यूज करते हैं, जो पंचायत समिति है वहां पे हम प्रमुख यूज करते हैं, जो जेडपी लेवल है वहां पे हम चेयरमैन टर्म यूज करते हैं। ग्राम कचहरी वो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए और इसके हेड होते हैं वो सरपंच होते हैं, ठीक है। ओके, पीआरआई से रिलेटेड हमने जितने टॉपिक बन सकते थे हमने कवर कर लिए हैं। फिर अब हम कवर करेंगे यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किसने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, तो वो 74th है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पंचायत डे है वो सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को, तो उसी तरीके से जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था वो लागू कब से हुआ था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लागू कब से हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये 73rd और 74th है, ये किस साल में इनेक्ट किए गए थे। इनेक्टमेंट और लागू करने का दोनों है, वो क्वेश्चन ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द 74th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास टू एम्पावर द अर्बन लोकल बॉडीज। सो बेसिकली एक्ट है वो पास किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है विच पार्ट वाज अगेन जो पीआरआई है उनके लिए पार्ट 9 और यूएलबी है उनके लिए 9A। नेक्स्ट विच शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 74th, तो यहाँ पे 12th होगा। 12th शेड्यूल में सब्जेक्ट है 18, 11th शेड्यूल में सब्जेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू जो हमारा लोकल बॉडीज है 29, और 10th शेड्यूल है वो एडीएल है। एडीएल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, वो 52nd अमेंडमेंट से और फिर उससे रिलेटेड की होटो हुल्लान केस और वो सब है, ठीक है। हाउ मेनी फंक्शनल आइटम आर लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल, तो अभी ही थोड़ी देर पहले हमने बात की 12th में, और यहाँ पे एग्जामिनर मतलब आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, अर्बन वाले को रूरल वाले से मतलब एक्सचेंज करके, और तो क्या ही कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी स्टेट लेजिस्लेशन गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन बॉडीज इन बिहार। तो यहाँ पे देख लेना कि जो पीआरआई इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए कानून था 2006 का, और जो यूएलबी है, यूएलबी के लिए जो कानून है बिहार में वो 2007 का है, बिहार म्युनिसिपल एक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टीयर्स एग्जिस्ट, अगेन 3 टीयर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरिया इनटू रूरल एरिया प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन इट्स ट्रांजिशन स्टेटस एंड विच अदर फैक्टर। देखो एक और चीज है, किसी भी एरिया को अर्बन डिक्लेयर करने के लिए क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था क्योंकि वो पुराने वाला ही डेफिनेशन है, उसको कंटिन्यू कर लिया गया था। तो एक बार उसका डेफिनेशन भी जरूर समझेंगे क्योंकि सेंसस होने वाला है, तो सेंसस टाउन का जो डेफिनेशन है वो जरूर समझ लेना। हाँ, तो ये किस बेस पे डिसाइड होगा, तो ये बेसिकली पॉपुलेशन बेसिस पे डिसाइड होगा, है ना, और उसमें बेसिकली ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उसके हिसाब से हम उसको 3 टीयर में डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम बात करें कि रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहला जो कीवर्ड है वो मतलब रूरल है, मतलब दोनों का मिक्स होगा, तो कौन सा वाला मिक्स होगा, नगर पंचायत। नगर पंचायत में नगर है वो रेफर कर रहा है अर्बन को, पंचायत है वो रेफर कर रही है रूरल एरिया को। नेक्स्ट है विच अर्बन लोकल बॉडी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज और टाउन्स इन बिहार। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मॉलर के केस में, तो नगर परिषद है वो सेटअप की गई है। अब नगर परिषद के साथ साथ एक वो चीज ध्यान में रख लेना, इसका इंग्लिश जो नेम है दैट इज म्युनिसिपल काउंसिल। नेक्स्ट है विच अर्बन बॉडी इज स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश्ड फॉर लार्जर अर्बन एरियाज और सिटीज। ये लार्जर है, वो वाला छोटे एरियाज के लिए था, ये लार्जर वाले के लिए है। तो लार्जर वाले के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नगर निगम, दैट इज NN, है ना। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका क्या है, सोनू निगम याद रख लो। निगम है, सोनू निगम है, दैट्स ए ह्यूज मतलब एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है, तो बड़े के केस में है वो निगम याद रख लेना, और निगम है उसके केस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जैसे कॉर्पोरेशन है वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसी तरीके से कॉर्पोरेशन है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन ना हो, दैट्स ओके, बट एग्जाम में अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी इधर उधर स्वैप करेगा तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए ट्रिक से याद रखो। नेक्स्ट है विच इंग्लिश ट्रांसलेशन इज जनरली यूज्ड फॉर नगर परिषद। अभी जो हमने बात की तीनों के लिए वो ध्यान में रख लेना, नगर निगम और नगर परिषद के लिए क्या डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब इंग्लिश वर्जन क्या है। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है तो ये क्वाइट सिंपल है, कैपिटल सिटी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंडर विच स्पेसिफिक लेजिस्लेशन एक्ट वाज अ PMC ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड। तो PMC अगर हम ओरिजिनली एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान में रख लेना कि ये एक्ट है 1951 का। नेक्स्ट है अगेन ऑफिशियली कब से फंक्शनिंग स्टार्ट किया था, तो एक्ट 1951 का है और फंक्शनिंग है वो स्टार्ट किया गया था 1952 में, ये भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है हु सर्व एज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन। यहाँ पे पॉलिटिकल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड दो अलग अलग होंगे। पॉलिटिकल हेड है वो तो सीधी सी बात है इलेक्शन वाला है, दैट इज मेयर,
है ना, मतलब डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल हेड है दैट विल बी मेयर, और एग्जीक्यूटिव हेड की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी म्युनिसिपल कमिश्नर। और म्युनिसिपल कमिश्नर का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई आईएएस ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड की अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में जाएगा, एग्जीक्यूटिव हेड है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होंगे। नेक्स्ट है टिपिकल प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अगेन यूजुअली का आईएएस ऑफिसर होते हैं। परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन, अगेन सेम वाला प्रोविजन है कि कितना परसेंट रिजर्वेशन है वो दिया गया है, तो जो पीआरआई में था वही यहाँ पे है। नेक्स्ट है अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन फॉर, सेम क्वेश्चन है, जो पीआरआई के लिए था वो यहाँ पे है यूएलबी के लिए। नेक्स्ट है हाउ फ्रीक्वेंटली, अगेन पीआरआई वाला ही। हाँ, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल स्पेशली कवर द प्रोविजन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये जरूर ध्यान में रख लेना, ये उसी का एक सबसेट हो जाएगा। अगर हम टोटल पीआरआई के कंटेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसी का ये एक सबसेट हो जाएगा। मतलब पीआरआई एक सेट हो गया और दूसरा यूएलबी एक सेट हो गया, तो 243 पीजी। इसको याद रखने का भी एक ट्रिक बता देता हूं, देखो नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, और एग्जाम में कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए। अर्बन एरिया में होते हैं पीजी, है ना, तो पी और जी, ये जेड जी है, जेड तो लास्ट में होगा ही क्योंकि हम लास्ट वाले प्रोविजन की बात कर रहे हैं, जी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीसी क्या होता है, डीपीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है ना, जो कंसोलिडेटेड प्लान बनाती है। नेक्स्ट है कि डीपीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो कौन जेड डी है, इसके लिए जेड डी, डी फॉर डीपीसी याद रख लेना। नेक्स्ट है डीपीसी का मतलब मेन रोल क्या है, तो कंसोलिडेट प्लान ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये जानबूझ के सेम ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से इसलिए फ्रेम किया गया है ताकि किसी ना किसी तरीके से तो आपके माइंड में घुसे ये सेम चीज, है ना। यूजुअल अदरवाइज देखो इसको मैं 10 क्वेश्चन भी बना सकता था, बट यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, लंबे क्वेश्चन बनेंगे, आपका दिमाग पहले बोलेगा मेरे को अभी नहीं करना है। ये छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए बनाए गए हैं ताकि एटलीस्ट ना चाहते हुए भी आपको ये इन्फॉर्मेशन याद हो। अगर आप ये क्विज को 2 से 3 बार कर लोगे ना, तो जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बिहार स्पेशल का वो आपको याद हो गया है। पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे अभी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज एमपीसी स्टैंड फॉर अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूएलबी। अगर हम बात करें एमपीसी क्या है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, यानी मेट्रो एरियाज के लिए है, बड़े शहरों के लिए, ठीक है। और एमपीसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कहां पे है, जेड ई याद रख लेना। डीपीसी के लिए कहां था, जेड डी। नेक्स्ट है कि म्युनिसिपैलिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कहां पे है। अगेन सेम वाला क्वेश्चन है कि यूएलबी के लिए कहां पे है, तो उसी को घुमा फिरा के दूसरी तरीके से पूछ लिया है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए है, तो 74 से पार्ट 9A ऐड किया गया है। नेक्स्ट है बिहार म्युनिसिपल एक्ट है, उसके हिसाब से मतलब विलेज टू ए टाउन, ट्रांजिशन वाला जो एरिया वो कौन से में होगा, तो ट्रांजिशन वाले में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसमें दोनों कीवर्ड होंगे, विलेज वाला भी होगा और अर्बन वाला भी होगा। नेक्स्ट है which official act as a administrative link between the state government और पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन by serving as its chief executive। एग्जीक्यूटिव वाला जो काम है वो किसको दिया जाएगा, म्युनिसिपल कमिश्नर को। कौन होगा, जो आईएएस ऑफिसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंक्शनल आइटम्स आर डेलीगेटेड, तो अगेन ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है 50% रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो कौन से एक्ट के हिसाब से दिया गया है। अब देखो यहाँ पे ये टर्म जरूर ध्यान रखो, अर्बन लोकल बॉडीज की बात पूछ रहा है। अगर आपको ये टर्म अगर आप ढंग से उसको नहीं देखोगे तो उस टाइम पे आप गड़बड़ कर सकते हो कि वो अर्बन की बात पूछ रहा है या रूरल की बात पूछ रहा है, क्योंकि दोनों के लिए एक्ट जानबूझ के देके रखे हैं ऑप्शंस में। पंचायती राज एक्ट भी देके रखा है और यूएलबी वाला एक्ट भी देके रखा है, तो यहाँ पे यूएलबी तो सीधी सी बात है यूएलबी वाला एक्ट होगा। नेक्स्ट व्हिच टियर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इज टिपिकली डेजिग्नेटेड फॉर स्मॉलर अर्बन टाउन। स्मॉलर के केस में देखो निगम की हमने बात की थी, निगम है वो बड़े सेलिब्रिटी हैं तो बड़े वाला सबसे बड़े वाला है। नगर पंचायत की हमने बात की थी, ट्रांजिशन वाला है, तो बचेगा क्या आपका, जो ऑप्शन बचेगा वो आपका हो जाएगा। 74 के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल है वो मतलब कौन सा प्रोविजन है वो बात करता है, तो 11th और 12th की हम बात करते हैं पीआरआई और यूएलबी के लिए। हाँ, इस वाले क्विज में हम बात करेंगे जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी जो फैक्चुअल डेटा है बिहार स्पेशल उसको हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है ऑन विच एग्जैक्ट डेट वाज द पटना हाई कोर्ट फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। तो अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो पहले तो हमने ईयर तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, दैट इज 1960। अगर एग्जैक्ट डेट की बात कर रहे हैं तो 3 फरवरी की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर हुज लेटर्स पेटेंट वाज पटना हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि देखो ये वाला बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया है, तो अगर आपको आएगा तो ही आइडिया होगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो किंग जॉर्ज की हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द पटना हाई कोर्ट। तो अगेन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया है, एंड उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंज है वो वाइसरॉय थे। नेक्स्ट है वाइसरॉय
हाँ, नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैज द पावर टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो देखो जजेस की अगर हम बात करें जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए तो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपॉइंट करते हैं। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 217 भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ अगेन सिंपल वाला ही ऑलरेडी अभी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कंसल्ट। तो प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करेंगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन से थोड़ा सा ट्रिकी वे में डिजाइन किए हुए हैं कि गवर्नर है, स्टेट लॉ ऑफिसर हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर ऑफ बिहार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करेंगे कंसल्ट करने को, किसको कंसल्ट करना है, तो यहाँ पे कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ बिहार हु एल्स मस्ट बी कंसल्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। तो उसी जो स्टेट है उसके जो चीफ जस्टिस है उससे भी कंसल्ट करना पड़ेगा अगर हम और कोई जज अपॉइंट कर रहे हैं तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है मैक्सिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग ए जुडिशियल ऑफिस। अगेन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कितना आपको मतलब जुडिशियल ऑफिस का ड्यूरेशन चाहिए, तो 10 साल का आपको जुडिशियल ऑफिस वाला जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए है। मैक्सिमम नहीं होगा एक्चुअली, हाँ मिनिमम ही है, मैंने मैक्सिमम गलती से बोला है। हाँ, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। तो एडवोकेट से अगर आपको जज बनना है तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगेन सेम 10 इयर्स की हम बात कर रहे हैं। और जजेस के लिए रिटायरमेंट एज क्या है, तो हाई कोर्ट के जजेस के लिए 62 है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 है। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या किसी और तरीके की बॉडी में अगर अपॉइंट किए जाते हैं तो उनके लिए रिटायरमेंट है वो 70 हो जाएगा। जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एनएचआरसी के चेयरपर्सन का रिटायरमेंट एज कितना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स फॉल स्ट्रिक्टली अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। देखो यहाँ पे कीवर्ड ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कीवर्ड है ओरिजिनल। डायरेक्ट केस कहां से आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाकी के केस में देखो एडविजरी ज्यूरिसडिक्शन टू द गवर्नर है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बिटवीन द, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एडविजरी ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 143, तो उसी तरीके से क्या गवर्नर के पास में भी, मतलब क्या हाई कोर्ट के पास में भी एडविजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट का है वैसे का वैसा। यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स कहां पे जाएगा ये मुद्दा, सीधी सी बात है एक हाई कोर्ट में जाके कैसे सोल्व होगा, क्योंकि वो तो उस स्टेट का हाई कोर्ट है ना, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहाँ पे मैरिज डिवोर्स और कंपनी लॉ से रिलेटेड है, ये वाला ओरिजिनल नहीं है, ये अपीलेट है। अपीलेट का मतलब क्या होता है, पहले ये लोग सुनेंगे फिर उसके बाद में अपील जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ केसेस कैन पटना हाई कोर्ट हियर अंडर इट्स अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है, ठीक है। Which article grant the पटना हाई कोर्ट द पावर टू इश्यू रिट। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है और जो हाई कोर्ट है उसके लिए आर्टिकल 226 है ना। और अगर हम रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर होता है, हाँ वाइडर होता है, इसीलिए इस केस में ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द रिट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में क्या डिफरेंस है, तो सुप्रीम कोर्ट वाले से वाइडर है हाई कोर्ट का, ये ब्रॉडर है हाई कोर्ट का, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगेन लक्ष्मीकांत वाले बेसिक क्वेश्चन है, बट क्योंकि हम हाई कोर्ट स्पेसिफिक जो प्रोविजन कर रहे हैं तो इसलिए जानबूझ के ये भी ऐड करवा दिया मैंने, ठीक है। आर्टिकल डेजिग्नेट द हाई कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है मतलब उनकी हर बात है वो रिकॉर्ड की जाती है ताकि नीचे वाले कोर्ट में वो एज ए मतलब रूल है वो लागू की जा सके। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लेना, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ना वो इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। हालांकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हमारे पास एक कानून भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, बट अगर कोका नहीं भी होगा ना तब भी कंटेम्प्ट पावर्स हैं वो रहेंगी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट है दैट इज अंडर आर्टिकल 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक प्यूनिटिव पावर है, प्यूनिटिव पावर मतलब कंटेम्प्ट पावर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है वो बेसिक वाली चीजें हैं, वो ऑलरेडी आई एम श्योर आपको पता होंगी। नेक्स्ट विच आर्टिकल ग्रांट द पटना हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जाएगा अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता। आर्टिकल 235 की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है हु होल्ड द अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन बिहार। तो यहाँ पे हालांकि वो हर हाई कोर्ट के केस में ही एप्लीकेबल हो जाएगा, तो सीधी सी बात है उस स्टेट का हाई कोर्ट यानी कि पटना हाई कोर्ट इन दिस केस। हाँ, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। यहाँ पे हम बात करें ब्रिटिश एरा की, तो ब्रिटिश एरा के टाइम पे याद रख लो कि कोई ब्रिटिश आदमी ही उस टाइम पे जो
सीजे रहा होगा तो एडवर्ड है, एडवर्ड से याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है, हम इंडियन पॉलिटी के लिए जिनकी बुक पढ़ते हैं, मतलब ऑफ कोर्स ये दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं, बट यहाँ पे लक्ष्मीकांत याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। देखो एक ही क्वेश्चन है, उसको तीन अलग अलग तरीके से, पहले कौन था, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे कौन था, फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में कौन था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन के बाद में कौन बना था पहला, है ना। तो यहाँ पे याद रख लेना, एक अगर आपको याद हो, एक गुजराल डॉक्ट्रिन है, आईआर में हम पढ़ते हैं, हालांकि वो आई के गुजराल वो अलग इंसान है, बट आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस मनमोहन सिंह गुजराल है, वो पहले थे। भोला पासवान शास्त्री, देखो अब एग्जामिनर है, आपको एक और चीज से फंसा सकता है, यहाँ पे चारों नाम है, आपने थोड़े दिन पहले ही पढ़े हैं, तो अगर आप डायरेक्टली सिर्फ फैक्चुअल मेमोरी को बेस बना के आंसर करने की कोशिश करोगे तो वहां पे एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये नाम भी सुना हुआ है, ये नाम भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, ये है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के बाद में, और ये पहले दलित हैं, वो चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। अच्छा एक क्वेश्चन है, इज इट मैंडेटरी कि हर एक स्टेट का हाई कोर्ट अलग होगा? यहाँ पे फॉर ईच स्टेट है, मतलब नॉट नेसेसरी कि वो बिल्कुल अलग हाई कोर्ट होगा, तो आर्टिकल 214 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल डज द पटना हाई कोर्ट हैव द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे बाकी कोर्ट्स के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन का जो पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 227। हाँ, हु सर्व एज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर के अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल है, सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के लिए, अटॉर्नी जनरल है वो जो पार्लियामेंट की मीटिंग्स है उनको अटेंड कर सकते हैं बट विदाउट द राइट टू वोट, ये ध्यान में रख लेना। स्टेट लेवल पे भी ऑफ कोर्स सेम प्रोविजंस है। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल। अब 76 का अगर हमने बात किया है तो 76 के कंपैरिजन में अगर स्टेट लेवल की हम बात करेंगे तो स्टेट लेवल पे 165 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हु होल्ड द अथॉरिटी टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, स्टेट लेवल पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। दोनों का फिक्स टेन्योर नहीं होता है, जब तक सरकार चाहे तब तक वो रह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द जजमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड। तो क्यों रिकॉर्ड किए जाते हैं जजमेंट? क्योंकि सीधी सी बात है, उनको बाद में एज ए मतलब रूल है वो लागू किया जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली और वो सारी चीजें हैं कि हर एक जजमेंट उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो टू परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी, ठीक है। देखो एक सिंपल सेंस में अगर बताऊं तो आज मान लो पटना हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, दैट जजमेंट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर जजमेंट, है ना। डायरेक्टली एज ए एडवोकेट आप बता सकते हो कि देखो साहब पटना हाई कोर्ट ने इस केस में ये बोला था, अब आपका क्या स्टांस है ना। ए पर्सन सीकिंग टू बिकम ए जज एट द पटना हाई कोर्ट मस्ट पोजेस फंडामेंटल सिटीजनशिप। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए? ऑफ कोर्स उसी देश की होनी चाहिए। नेक्स्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग आर इनिशिएटेड अंडर इट्स कैपेसिटी एज ए। अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करेंगे तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की वजह से है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो इसको लॉजिक समझो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है मतलब उसकी बात मानी जानी चाहिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सब में बात वो माने, वो एक रूल की तरह माना जाएगा जो बात उन्होंने आज कही है। अगर कंटेम्प्ट पावर नहीं होंगी तो नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या फिर? हाउ दे आर गोइंग टू एंश्योर दैट देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स विदाउट इवन पावर टू पनिश देम। तो अगर पनिश करने का पावर ही नहीं होगा तो कैसे मनवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following rate is explicitly mentioned as an example of what Patna High Court can issue under Article 226। तो सारे नाम है वो इधर उधर के नाम है, मैंडेमस है वो रिट का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट टू whom the district court and other lower court in बिहार एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट। तो किसको सबऑर्डिनेट करेंगे? सीधी सी बात है उस स्टेट के हाई कोर्ट को सबऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट है कैन द पटना हाई कोर्ट इशू द रिट फॉर द लीगल पर्पस अदर देन द एनफोर्समेंट। थोड़ी देर पहले हम कवर कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट है विच अथॉरिटी मस्ट नॉट बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। एक्चुअली शुड नॉट बी और नीड नॉट बी, नीड आएगा यहाँ पे, मस्ट नहीं आना चाहिए, मस्ट थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो किसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है? एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार को क्यों ही कंसल्ट करना है, ठीक है। Next, in which year did the institution hold the highest judicial authority over the entire territory of Bihar came into existence? Highest judicial authority बिहार का कौन सा है? That is पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एंड द आंसर विल बी 1916। हाँ, ये वाले में हम जो बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था उसकी हम बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू कंडक्ट एंड रिलीज ए कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सर्वे।
सर्वे है वो स्टेट गवर्नमेंट करवा सकती है, सेंसस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी, एमएचए के थ्रू होना है, सेंसस कमिश्नर होते हैं, है ना, तो वो ध्यान में रख लेना। एमएचए मतलब होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो बिहार ने कंडक्ट करवाया है, तेलंगाना ने कंडक्ट करवाया, कर्नाटका ने करवाया है और रिसेंटली पंजाब ने भी अनाउंस किया है। नेक्स्ट है कि जो डेटा है वो कब रिलीज किया गया था, तो एग्जैक्ट डेट याद रख लेना। अगेन गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को 2023 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट है टोटल रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू कास्ट सर्वे, तो सर्वे के हिसाब से 13.07 है करोड़ है वो पॉपुलेशन थी, दैट इज 13 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक ग्रुप इन बिहार अकॉर्डिंग टू 2023 कास्ट सर्वे, तो अगर हम कास्ट सर्वे की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किसका है, ईबीसी है। ईबीसी क्या है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो कितना परसेंट है, 36% है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट पॉपुलेशन शेयर ऑफ ईबीसी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है। नेक्स्ट है विच पॉपुलेशन शेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, व्हाट इज द पॉपुलेशन शेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एज पर द सर्वे, तो अगर हम सर्वे के हिसाब से बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो कितना शेयर होगा उनका, बैकवर्ड क्लासेस का शेयर है 27, तो 36 और 27 दो ध्यान में रखेंगे और फिर इनका कॉम्बिनेशन है वो आपका 63% बन जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्वे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू एससी, एससी के लिए देखो हमने 38 सीट की बात की थी, 38 सीट है जो विधानसभा में, और एससी का पॉपुलेशन है 19.65%। एसटी की अगर हम बात करें तो 2 सीट के रिजर्वेशन की हमने बात की थी और उनका पॉपुलेशन लगभग 2% है, एग्जैक्टली 1.68% है एसटी का पॉपुलेशन, दैट इज 1.68%, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन फॉल अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जनरल जो पॉपुलेशन वो कितना है। देखो यहां से एक जो रिजर्वेशन वाला डिबेट है वो भी स्टार्ट हुआ था, तो ये ध्यान में रख लेना कि जनरल पॉपुलेशन बहुत कम है, दैट इज 15%, 15.52% है। इसमें से 11% और 4% का अलग से बाइफर्केशन हो जाएगा हिंदूज और मुस्लिम का। ये वाला पूरा डेटा में है, बिहार का कास्ट सर्वे का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और पूरा जो डेटा है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट व्हाट इज द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ ईबीसी एंड ओबीसी, तो 36 और 27 की हमने बात की थी, वो बन जाएगा कितना परसेंट, दैट इज गोइंग टू बी 63.14%। नेक्स्ट है विच लेजिस्लेटिव बिल वाज पास टू रीस्ट्रक्चर द कोटा, देखो अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि देखो नया डेटा आया उसके बेसिस पे रिजर्वेशन देना है। यहाँ पे एक रिजर्वेशन का एक छोटा सा इश्यू समझ लो, देखो पटना हाई कोर्ट में रिजर्वेशन है उसको चैलेंज किया गया, तो हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट कहा जो कि मेंस में भी आप यूज कर सकते हो। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दोनों अलग चीज हैं, इसको मतलब समझते हैं। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि अगर 41% पॉपुलेशन है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में भी 41% होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का ये इंटेंशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का ये इंटेंशन था और इसीलिए पटना हाई कोर्ट ने वो रिजर्वेशन वाला है वो स्ट्रक डाउन कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, देखो आर्गुमेंट क्या था कि 15% है वो तो जनरल है और बाकी 85% है वो आपका मतलब अलग अलग कैटेगरी हो गया है, ईबीसी हो गया है, एससी हो गया है, एसटी हो गया है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका आर्गुमेंट था कि भाई अगर हम इंदिरा साहनी जजमेंट मानते हैं तो 50% का लिमिट है, तो 50% इनके लिए हुआ, 50% इनके लिए हुआ, तो जो सरकार है बिहार सरकार है उसका आर्गुमेंट था कि 15% पॉपुलेशन के लिए 50% देना तो मतलब नाइंसाफी है। कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन रफली 65% है, तो अब आप 65% से क्या इनका एग्जैक्टली 85% रिप्रेजेंटेशन करवाना चाह रहे हो, ये पटना हाई कोर्ट का आर्गुमेंट था। ये दोनों आर्गुमेंट आपको पता होने चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इज द इंटेंशन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से तो फिर ये रिजर्वेशन एक मतलब पॉलिटिकल गिमिक बन जाएगा, तो वो चीज ध्यान में रख लेना। आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट पता होना चाहिए कि मतलब क्यों स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। स्टेट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट भी जायज है कि भाई 15% जनरल पॉपुलेशन है तो उसके लिए अगर हम इंदिरा साहनी वाला जजमेंट मानेंगे तो 50% का लिमिट तो फिर हम कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये लिमिट क्रॉस हो चुका है ईडब्ल्यूएस के चलते, है ना, तो टेक्निकली पहले 47 था प्लस 10% हो गया था, है ना, तो बाद में फिर उसको 65 प्लस 10% करके स्टेट गवर्नमेंट उसको बढ़ाना चाह रही थी, ठीक है, ये पूरा इश्यू है। हाँ, नेक्स्ट है अंडर 2023 अमेंडमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर्टिकली कितना हाइक किया गया था। वर्टिकली हाइक करने का मतलब है टोटल अपलिफ्टमेंट रिजर्वेशन का कितना किया था, तो पहले 50% था, 50 से 65% की हमने बात की थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बाद वो कितना हो जाना था, वो 75% हो जाना था, 65 प्लस 10%। हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले ये केस में जनहित अभियान याद रख लेना, जो केस का नाम है जिसके बाद कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी थी,
ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट है, अगेन 10% का उनको रिजर्वेशन अलग से है। नेक्स्ट है मतलब न्यू रिजर्वेशन कोटा EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना रिजर्वेशन का प्रोविजन था, तो उनके लिए इंक्रीज कर दिया गया था 25% है ना। EBC की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, EBC और OBC दोनों मिला के कितना बना रहे थे, 63% है, ठीक है यहाँ पे। और EBC के लिए रिजर्वेशन कोटा क्या था, मतलब बिफोर अमेंडमेंट पहले कितना था, तो पहले इनके लिए 18% था और बाद में उसको एक्सटेंड करके 25% कर दिया गया था, ठीक है। हाँ, न्यू रिजर्वेशन कोटा, अब देखो इसको पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया, उसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, वो चीज ध्यान में रख लेना। तो टेक्निकली ये वाला डेटा एग्जैक्टली नहीं भी पता होगा तो चलेगा, लेकिन आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि कितना किया गया है, क्योंकि कास्ट सर्वे के हिसाब से पॉपुलेशन का डेटा तो अभी भी कमीशन पूछ ही सकता है, ठीक है। हाँ, न्यू रिजर्वेशन कोटा फॉर BC यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना नया कर दिया है, पहले 12% था, 12 से 18 कर दिया है, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। और उनका 18 से कितना किया था, उनका 18 से 25% किया था, ठीक है। और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अगर हम बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना परसेंट हाइक कर दिया गया था, तो मतलब अब नया जो रिजर्वेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन कितना था उसके हिसाब से, तो 20% इनका पॉपुलेशन था, 20% कर दिया है। सीट कितना रिजर्व है विधानसभा में भी इसका 38 सीट है और ST का 2 सीट रिजर्व है, ठीक है। पहले कितना था SC पॉपुलेशन का, तो SC का पहले जो रिजर्वेशन था दैट वाज 16 से, और यहाँ पे 20% कर दिया है। 2 3 4 5 बार इसको आप अटेम्प्ट करोगे, सब कुछ डेटा आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब टीचर लोग क्या इसको पढ़ के याद करते हैं? नहीं, मैं भी आपको ये रिकॉर्ड करने से पहले मैं इसको 4 बार अटेम्प्ट करके आया, वो डेटा मतलब सब आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, ओके। हाँ, नेक्स्ट है कि 1% से 2% है वो ST का रिजर्वेशन है, वो इंक्रीज कर दिया है। ST का पहले 1% था, तो फिर 2% कर दिया है, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एग्जैक्ट ध्यान में रख लेना, ST का कितना परसेंट पॉपुलेशन था, 1.68% है, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्टिकल कोटा प्रायर टू हाइक पहले कितना था, तो देखो 47 + 10 की हम बात करते हैं, 47 + 10 किसके लिए था, EWS के लिए था। तो आइडियली कितना परसेंट होगा, 47% होगा इस केस में, क्योंकि 10 तो EWS वाला हो जाएगा ना। कोर प्रिंसिपल, हाँ ये स्टेटमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने क्या आर्गुमेंट दिया था कि रिजर्वेशन को रिस्ट्रक्चर क्यों करना है, तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, गरीबी हटाओ, अंत्योदय, और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जितनी आबादी उतना हक, यानी कि उतना रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। और इसी आर्गुमेंट को बाद में पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द इंटेंशन, नॉट द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। तो किसने स्ट्रक डाउन कर दिया था, पटना हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। हाँ, तो बेसिकली पटना हाई कोर्ट ने कौन से केस के वायलेशन की बात की थी, तो जो लिमिट है 50% लिमिट है, वो इंदिरा साहनी जजमेंट वाला है, वो ध्यान में रख लेना, है ना। देखो 50% के केस में पहले इंदिरा साहनी से पहले एक MR बालाजी करके केस है, उसमें ये डिस्कशन हो चुका था, ये 50% ही लिमिट क्यों सेट किया गया और OBC को 27% ही क्यों दिया गया, वो पूरा मेंस में हम कवर कर चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 2026 देयर इज अ पॉलिटिकल डिबेट रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ बिहार रिजर्वेशन लॉ। अब देखो, अगर सरकार चाह रही है कि जुडिशियल रिव्यू से उसको बचाना है, तो कौन सा जो शेड्यूल है जिसमें हम रखते हैं, हालांकि अब ये इम्यून नहीं है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा तो जो लॉज हैं विच आर प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल, दे आर नॉट मतलब इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और इसके लिए जो केस है, वो केस का नाम ध्यान में रख लेना, IR कोलो केस है, इसके ऊपर UPSC मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ना, तो ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सबकास्ट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर EBC इन बिहार, तो कितना सबकास्ट ग्रुप है। EBC का पॉपुलेशन कितना था, 36% पॉपुलेशन था, और 112 सबकास्ट है, तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। हाँ, what percentage of horizontal reservation is provided for the women in all state government including police in बिहार, तो यहाँ पे बिहार सरकार के रिजर्वेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, 35% रिजर्वेशन है वुमेन को ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। व्हाट इज द स्पेसिफिक परसेंटेज रिजर्वेशन प्रोवाइडेड इन टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट वाले में ध्यान में रख लेना कि सरकार ने एडिशनल रिजर्वेशन की बात की है, 50% रिजर्वेशन की यहाँ पे बात है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर EBC कैप्ड इन पंचायत, तो ऑलरेडी ये पंचायत वाले में हम कवर कर चुके हैं। EBC के केस की बात कर रहा है, लेकिन ये इन जनरल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा है, तो EBC के लिए जो रिजर्वेशन था दैट इज 20%। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ST पॉपुलेशन शेयर, तो किस वजह से बिहार का ST पॉपुलेशन है वो कम हुआ है, तो सीधी सी बात है, झारखंड के बाइफर्केशन के बाद में वो जो ट्राइबल वाला इलाका है वो झारखंड में चला गया, तो बिकॉज ऑफ बाइफर्केशन, ठीक है। अभी कितना है, 1.68% है, रिजर्वेशन कितना बढ़ा दिया, 1% से 2% कर दिया है।
जो सीट है रिजर्व है वो 2 सीट है, किस किस कम्युनिटी के लिए है वो ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया है, वो वहां से कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायर टू 2023 अमेंडमेंट व्हाट वाज द ग्रैंड टोटल रिजर्वेशन परसेंटेज इंक्लूडिंग EWS। इंक्लूडिंग की बात कर रहा है तो 57 हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग की बात करेगा तो 47 हो जाएगा। ये ध्यान में रख लेना, मतलब छोटी छोटी कीवर्ड है, उससे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। बाद में कितना करने की बात थी, 65 + 10 दैट इज 75%। हाँ, नेक्स्ट कास्ट सर्वे के हिसाब से मतलब EBC और OBC कैटेगरी में कितना डिफरेंस है, तो एक का जो वेटेज है मतलब एक का 36% था और एक का 27% था। 36% EBC का, OBC का 27% है। दोनों के बीच में अगर हम मैथ लगाएं तो रफली 9% का नंबर आता है। ये डेटा मतलब क्यों है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों के बीच में, ठीक है। कास्ट सर्वे है 23, क्यों उतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ से हाँ सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेंसस रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। प्लीज रिमेंबर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। एग्जामिनर आपको फंसाएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में है, नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स के अंडर में नहीं है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। और सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, सर्वे स्टेट गवर्नमेंट भी करवा सकती है। नेक्स्ट है हाईएस्ट परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा ड्यूरिंग 2023 अमेंडमेंट। अब 2023 अमेंडमेंट के बाद में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट है वो किसका हुआ था, अगर रिजर्वेशन की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे EBC का 18 से 25 कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट फॉलोइंग पटना हाई कोर्ट रूलिंग इन जून 2024 व्हाट वाज द इमीडिएट लीगल एक्शन। अगेन सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे। ओके, अब कुछ मिसलिनियस जो क्वेश्चंस है उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज एक्ट है वो किसको रिप्लेस करने के लिए, ऑलरेडी ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट है पंचायती राज एक्ट रिलेटेड टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना परसेंट किया है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो 50% किया है। और 2006 के PRI एक्ट और ULB के लिए कौन सा था, 2007 का था, ठीक है। नोट ए पार्ट ऑफ 3tier स्ट्रक्चर। 3tier स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं होगा, पंचायती राज के एक्ट के हिसाब से है तो सीधी सी बात है अर्बन वाला जो एक्टिविटी है वो नहीं होगा, बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ZP है वो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लेजिस्लेशन प्राइमरीली गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ULB। तो ULB के लिए जो कानून है वो 2007 का है, बिहार म्युनिसिपल एक्ट है ना। यहाँ पे कंफ्यूज करके कुछ और टर्म है वो दे सकता है, जैसे इसी एक्ट को 2007 कर देगा, तो ध्यान में रख लेना, पूरा नाम याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके हिसाब से मतलब कौन सी कैटेगरी है, 3tier स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। मैंडेटरी रिजर्वेशन कितना % रिजर्वेशन की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सेम ही है जो PRI पे है उतना ही % रिजर्वेशन है ULB में भी। हाँ, नेक्स्ट है जो रिजर्वेशन है SC ST इन सब के लिए कितना % इंक्रीज किया गया था, तो 75% है। 50 से 65 किया गया था और 65 + 10 EWS वाला, क्योंकि इसमें EWS मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हम बात करेंगे 50 से 65% की। EWS का 10% अलग है। टोटल रिजर्वेशन है इंक्लूडिंग 10% की अगर हम बात करें तो 75% है। अब आपको लग रहा हो ये क्या बच्चे वाले जैसे सवाल है, देखो इसके पीछे इंटेंशन है कि आपकी मेमोरी में ये डेटा फीड करना, एक साथ अगर हम बम्बार्ड करेंगे यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग, ओके। विच एक्ट इंप्लीमेंटेड द टोटल प्रोहिबिशन ऑफ लीकर। लीकर पे एक्साइज ड्यूटी लगती है तो उससे भी एक अंदाजा लगा सकते हो, हालांकि आपको एग्जैक्ट एक्ट का नाम पता होना चाहिए, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट ऑफ 2016। ये याद रख लेना। याद रखने का अच्छा तरीका क्या है, जिस साल में नोटबंदी हुई थी उसी साल का एक्ट है डिमोनेटाइजेशन, मतलब देश ने नोटबंदी की, बिहार ने शराबबंदी की, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है एग्जैक्ट डेट, मतलब लीकर प्रोहिबिशन है वो कब किया गया था, तो याद रख लेना अप्रैल के महीने में हुआ था। अप्रैल क्यों बोल रहे हैं, 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल बनाते हैं, तो सरकार ने कहा कि चलो बहुत हो गया आपको फूल बनाते बनाते, अब कल से मतलब शराबबंदी है। 5 याद रख लेना, ठीक है। अब ये 2 अक्टूबर, देखो इस तरीके से एग्जामिनर ट्रैप सेट करता है, आपको लगेगा गांधी जयंती के दिन ये बड़ा डिसीजन लिया होगा, बट ये ध्यान में रख लेना ये है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्राइमरी पर्पस ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस एक्ट, ये कब का एक्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इकोनॉमिक सर्वे में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, ये 2011 का एक्ट है और सर्विस डिलीवरी, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी के लिए एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट के हिसाब से डिले है, पब्लिक सर्वेंट का डिले है वो मतलब कैसे हम उसको एड्रेस करेंगे, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट का इंटरवेंशन होगा, कैंसिलेशन ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट, इमीडिएट सस्पेंशन, नहीं ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। सीधी सी बात है, एक अथॉरिटीज का अपील सिस्टम होगा और पेनल्टी लगेगी, ठीक है। हाँ,
मेंबर्स ऑफ लोकायुक्त कॉन्स्टिट्यूट द लोकायुक्त ऑफ बिहार। तो 2011 का एक्ट है जो सर्विस वाला है, वैसा ही एक्ट है, सेम ही ईयर याद रख लेना। 11 का एक्ट है और कितने मेंबर होंगे यहाँ पे मेंबर होंगे 3 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बिहार लोकायुक्त इंक्लूड चीफ मिनिस्टर। तो यस इट डज, ये याद रख लेना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेंट्रल लेवल पे हमारा लोकपाल है, क्या डज इट कवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? ठीक है, विच एक्ट वाज क्रिएटेड इन बिहार फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द करप्शन केसेस एंड कॉन्फिस्केट इल गोटन प्रॉपर्टी। मतलब किसी ने दूसरी प्रॉपर्टी कब्जे में कर ली तो ट्रायल के टाइम पे ही प्रॉपर्टी को मतलब कॉन्फिस्केट करना, यानी कि सरकार वापस ले लेगी, वो किस एक्ट के थ्रू है? ट्रायल के टाइम पे ही, ये चीज ध्यान में रख लेना, ट्रायल के टाइम पे ही है। तो स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं इसी चीज के लिए 2009 में। नेक्स्ट बिहार जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल्स हैं, उसके हिसाब से 35% वुमेन रिजर्वेशन है, वो किसके लिए है? तो ये चीज ध्यान में रख लेना, सिर्फ बिहार के जो डोमिसाइल वाले हैं उन्हीं के लिए है। पहले क्या होता था कि इसमें बहुत हंगामा हुआ था, बाहर के जो फीमेल है उनके लिए भी मतलब ये प्रोविजन थे। ठीक है, बिहार जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल्स के हिसाब से 2026 का रूल है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे मतलब जो स्टेट का सिलेबस है वो बीएसए यानी कि एविडेंस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस एविडेंस एक्ट को अब हमने किसने रिप्लेस कर दिया? तो देखो आईपीसी है उसको बीएनएस ने, और जो सीआरपीसी है उसको बीएनएसएस डबल हो गया, और जो इंडियन एविडेंस है उसको साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ, न्यू एक्ट रिप्लेस्ड सीआरपीसी, अभी तो बताया है। ठीक है, हाँ, दिल्ली दरबार है 1911 का। तो बेसिकली ऑन विच डेट बिहार वाज फॉर्मली सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी। तो देखो प्योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये होता है, और यहाँ पे अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो बिहार दिवस हम जिस दिन मनाते हैं उसी दिन की ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट है ओडिशा से कब मतलब अलग प्रोविंस बनाया था 35 के बाद में, जो 35 एक्ट है। तो 1 अप्रैल 1936 है। हाँ, और लिकर प्रोहिबिशन वाला कौन सा था? 5 अप्रैल था, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है सदर्न 18 डिस्ट्रिक्ट है सेपरेटेड फ्रॉम बिहार टू फॉर्म द झारखंड। तो किस डेट को बनाया गया था? तो झारखंड बनाने की जो डेट थी, अगेन बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे ये बनाया गया था, और बिरसा मुंडा के रिसेंटली उसके कंटेक्स्ट में एक इवेंट भी हुआ था। वो पूरा इवेंट से रिलेटेड भी एक फैक्ट है, वो मैं अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। उनका 100 या 150वां बर्थ एनिवर्सरी ऐसा कुछ था, तो वो करंट अफेयर्स में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, हाँ, कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1935। तो फर्स्ट गवर्नर आफ्टर 1935 वाले में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेविड सिफ्टॉन की हम बात करेंगे, ये पहले भी कर चुके हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट प्रीमियर फ्रॉम 1937 टू 61, तो 61 तक है, श्री कृष्णा जी हैं, वो थे, है ना, जिनको हम बिहार केसरी बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल है फर्स्ट एस्टेब्लिश कब हुई थी? तो यहाँ पे आंसर है 1912। हाँ, करंट नंबर ऑफ सीट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना रिजर्व्ड है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये 2 ट्राइब है, ये ध्यान में रख लेना, मनिहारी और कटोरी जो ट्राइब है उनके लिए एसटी सीट है वो रिजर्व्ड है। कितना सीट है? 2 सीट रिजर्व्ड है। एससी के लिए कितना है? 38 है। ठीक है, जुडिशियल विंग ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जुडिशियल विंग है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। न्याय पंचायत है और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है सरपंच। और जो ग्राम क्या बोलते हैं उसको, न्याय पंचायत का तो हेड है सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो मुखिया होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज टर्म गवर्नर वाज प्रेसिडेंट रूल। तो ऑलरेडी हम ये भी कवर कर चुके हैं, नित्यानंद कानूनगो है वो उस टाइम पे गवर्नर थे। हाँ, कितनी बार इंपोज किया जा चुका है? 8 बार इंपोज किया जा चुका है। ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाइल हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, व्हिच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1984। तो करेक्ट आंसर देखो, यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कुछ दूसरा और लैंग्वेज है वो ऐड किया गया होगा, बट द सेकंड लैंग्वेज व्हिच वाज एडेड वाज उर्दू। Which of the in which year was the office of लोकायुक्त first established in बिहार? तो यहाँ पे 1973 will be the correct answer. हाँ, who hold the distinction of being first दलित चीफ मिनिस्टर? ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और how many members लोकसभा और राज्यसभा में? जो 40 और 16 है। एंड विद दिस बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम कवर कर चुके हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।